Jai Hind, a very special episode, especially for me. They say if you wish to gain knowledge, sit in the company of elders. They bring greenery, freshness, and beauty in your life, and literally so. Today, you will hear me talk to Mrs. Indumati Joshi and Mr. Shashi Bhushan Joshi. Their years of experience and wisdom will help us gain insight and will be a guiding tool to navigate our life better. जिंदगी जीना किसे कहते हैं, आज आप इसके अर्थ को करीब से देखेंगे, महसूस करेंगे जब आप आगे सुनेंगे मिसेस एंड मिस्टर जोशी जी को। घर परिवार से कहीं आगे समाज के प्रति समर्पण, अपने घर की बगीची के आगे बुग्यालों का ध्यान, सभी कुछ है आज के हमारे इस एपिसोड में। एज प्रॉमिस्ड मैंने बोला था माय फेवरेट कपल, एक्चुअली they can be your couple goals. They are so ideal. And as I say always, follow the footsteps of your seniors when they are there to guide you. है ना? तो हमारे साथ हैं आज मिसेस एंड मिस्टर जोशी। सबसे पहले आप दोनों अपने अपने नाम बताइए हमारे लिस्टर्स को। मेरा नाम है इंदुमती जोशी। मेरा नाम शशि भूषण जोशी है। और हाँ, और मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों को क्या किन चीज़ों का पैशन है, क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं? मुझे तो पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही जैसे आप हैं, आप लोगों से मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वाली महिलाएं विशेषकर जी, उनसे मिलना भी बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात करना भी बहुत अच्छा लगता है और साथ में खाना वो तो अपना घर गृहस्थी का तो है ही है। बाकी तो सब ठीक है। बहुत बढ़िया। मुझे सबसे ज़्यादा तो घूमना पसंद है। अरे वाह। और लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नई नई जगहों जाना। जब भी मौका मिलता है तो मैं उस मौके को छोड़ता नहीं हूँ। अभी कई जगह मैं घूमा हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग बद्रीनाथ से आए हैं। ओके। तुंगनाथ। इससे पहले हम लोगों ने तुंगनाथ गए थे। ओके। तुंगनाथ और उसके ऊपर चंद्रशिला। और अगर आप मेरे व्यूवर्स को बताएं आप कितनी हाइट तक गए थे और कैसे गए थे? हम एक्चुअली गोपेश्वर तक तो गाड़ी से गए थे। गोपेश्वर से चोपता भी हम लोग गाड़ी से गए। चोपता से हम लोगों ने पैदल ट्रैक किया। इट इज़ ऑलमोस्ट जो वो है तुंगनाथ है वो करीबन 5 किलोमीटर है। ओके। और वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। ओके। इट ऑलमोस्ट काफ़ी एकदम स्टिफ चढ़ाई है। ओके। खड़ी चढ़ाई और करीब अप्रॉक्सीमेटली 11,000 फुट की हाइट तक है। भाई गॉड। और कहते हैं ये सबसे ऊंची चोटी है, वैसे ये सेकंड है ना, सेकंड। हाँ, सबसे ऊंचा टेम्पल है शिव का। लॉर्ड शिव का सबसे ऊंचा टेम्पल तुंगनाथ को कहा जाता है। और आप वो पूरी चढ़ाई चढ़े? हाँ, हम लोग पूरी चढ़ाई चढ़े और मेरे साथ मेरी नातनी थी, मेरी छोटी बेटी की बिटिया, वो 9th में पढ़ती है इस समय। वो मेरे साथ थी और वो बिल्कुल सबसे आगे चल रही थी। हम लोग। और जैसा कि सर बोल रहे हैं ना कि उनको नए लोगों को मिलना और ऐसे चढ़ाइयाँ चढ़ जाना, तो अभी वो हमारे कैमरामैन सार्थक से भी बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा इसके बारे में भी सीखना है, फोटोग्राफी भी जाननी है। तो ये जो जिंदगी में कुछ नया सीखने की एक जो विलिंगनेस है ना, आई थिंक वो हर किसी को बहुत यंग रख सकती है। सर आप रिटायर्ड हैं और आपको शौक है इतना क्लाइंब्स करने का, वॉक्स करने का, बहुत रेगुलरली अपने आप को वॉक के लिए लेके जाते हैं। आपको दोनों को देख के पता चल रहा है ये दोनों एकदम फिट टच वुड। तो क्या रूटीन फॉलो करते हैं मैम आप? बस मैं तो सुबह उठ जाती हूँ 4 बजे के करीब और उसके बाद अपना नहाती धो आकर ही लेकिन वॉक के लिए चली जाती हूँ। 1 घंटा वॉक करती हूँ, फिर आकर के मतलब अगर टाइम लगता है उस बीच मुझे लगता है कि अभी मुझे टाइम है तो मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ और फिर नहीं तो नहा धो के थोड़ा पूजा वूजा करके फिर रूटीन अपना जो है घर
नाश्ता बनाओ, ये करो, चाय पीनी, ये करनी, उसके बाद मतलब जो है पूजा करी, पूजा करने के बाद तब मतलब कि आप सुबह उठ के पहला ध्यान ये रखते हो कि आपको खुद को फिट करना हाँ। है और उसके लिए walk बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल वॉक बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि नहीं तो घुटने तो बोल गए ना वैसे। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अपने, और योगा भी मैं इसीलिए सोचती हूँ कि योगा बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। बिल्कुल। तो जितना भी हो सकता है 15-20 मिनट जितना भी है, लेकिन योगा के लिए भी मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ कि मेरी एक्सरसाइज पैरों की हो जाए, और उसके बाद नहाना धोना करके थोड़ा हाथ जोड़ दिए, उसके बाद तो अपना डेली रूटीन जो होता है गृहस्थी का वो इस पे हो जाता है बस। यानी ये है। कि हमें शुरुआत खुद से करनी होगी से हमेशा करनी है। लाइफ में, जो हम हाँ। नहीं करते हैं। और बिल्कुल इसीलिए सही। आज मैं इनके पास स्पेशली आई हूँ बिकॉज मुझे लगता है जब यू हियर इट फ्रॉम द पीपल हु आर डूइंग इट, दैट मैटर्स अ लॉट। तो सर आप काफ़ी इयर्स हो गए होंगे पोस्ट रिटायरमेंट। हाँ, मैं 2007 में रिटायर हो गया था। ओके। और अभी आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो गया, कुछ मिस कर रहे हो, या आपको लग रहा है बहुत कुछ करने को मिल रहा है? नहीं, बहुत कुछ करने को मिल भी रहा है। हाँ, मिस भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो एज फैक्टर के साथ में जो पहले हम यंग थे तो जो कर सकते थे वो अब नहीं कर पाते हैं। मगर यह है कि अभी 80 बरस की उम्र हो गई है, अभी इस उम्र में जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं वही बहुत है। जी। है ना? तो यही है कि सुबह 4 बजे उठ करके फ्रेश होने के बाद अपना घूमने निकल जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, पहले तो मैं 8-9 किलोमीटर पर डे वॉक करता था, अभी मैं 6 किलोमीटर पे, क्योंकि Daily? बच्चे सब लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं एज के साथ थोड़ा सा इसको कम करो, तभी मैं 6 किलोमीटर पर डे वॉक करता हूँ। उसके बाद आके थोड़ा सा आसन करता हूँ। प्राणायाम वगैरह मेरे बस का नहीं हो पाता है। हाँ, सही बात है। मगर यह है कि मैं आसन अपने करता हूँ और उसके बाद अपना नहाता हूँ। डेढ़ घंटे के लगभग मेरा पूजा में लगता है डेली। पूजा में बहुत देर लगती है। मेरा पूजा डेली है, और मैं जब कहीं जाता भी हूँ तो मैं वहाँ भी इस रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा टाइम होता है तो मैं गाड़ी में चलते चलते या पैदल चलते चलते अपनी, जिसको बोलते हैं, मानसिक पूजा कर लेता हूँ। पर वो रूटीन को मैं नहीं छोड़ता हूँ, है ना। और मुझे इस बात का अच्छा है कि बच्चे लोग बहुत केयरिंग हैं, है ना। और अभी मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी भी नहीं है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बीच में मेरा B12 थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो उसने मुझे परेशान किया, वो थोड़ा। That's all about me. That's so wonderful, you know। पर पता है ये चीज़ कह पाना कि नहीं है कि पीछे जो एफर्ट जाता है ना, ध्यान उस पे देना होगा। मेन बात वो है, रेगुलर वॉक करना, और जिस तरह का डेडिकेशन सर बता रहे हैं अपनी रूटीन को लेके, वो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। अब वो करे तो शायद हम सब कह पाएंगे कि हाँ, वी आर हेल्दी एंड हमारे को इस तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, डिजीजेस नहीं है। और अगर उनसे बचना है तो हमें ऐसे ही कपल्स के बीच में जाना होगा, उनसे सुनना होगा, उनकी राह को चुनना होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो इसी बात पे मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो इतनी जल्दी आजकल बीमार पड़ते हैं, या बहुत जल्दी वो कह देते हैं कि डिप्रेशन हम थक हो गए, गया, हम थके हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, उनको कैसा जीवन शैली को अपनाना चाहिए? नहीं, वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। भाई आप टाइम पे सो जाइए, टाइम पे उठ जाइए, है ना। तो आई थिंक अगर कर लें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। होता क्या है कि आजकल लोग 11-12 बजे रात तक तो पार्टीज़ कर रहे हैं या गप्पों में लग रहे हैं, और सुबह फिर 7-8 बजे तक उठ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा काम तो यही है। फिर हमारा खान पान भी है। मैं बाज़ार का कुछ नहीं खाता हूँ। इवन मैं बहुत अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं तब मैं बाज़ार में, होटल में खाना खाता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता हूँ। वहाँ पर स्पेशली दही लेंगे, फिर होटल में भी ऐसे नहीं। अगर रोटी कोई बना रहा है तो रोटी ले लेंगे दही के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। ये तो है इनका पॉइंट कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, और उस बात पे झगड़ा भी हो जाता है।
तो बाहर का खाना फल नहीं वल ले खाते जाते हैं हैं, या फल। बाहर की जैसे पैकेट ना ना, हाँ। पैकेट्स तो बिस्किट्स, बहुत दूर की नमकीन, बात, ये वो सब भी कुछ नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है। मैं कोई लेकिन तो खाना भी नहीं। जो और बोलते हैं जैसे कि जाएंगे तो घर से बना के ले जाते हैं, शादी में भी जाएंगे तो घर से खा के जाएंगे, वहाँ भी नहीं, कहीं कोई पार्टीज है, कोई कुछ है, कुछ नहीं खाते हैं कि घर से खा के जाएंगे या फिर घर आके खाएंगे। नहीं, पर ये तो जरूरी उनका नहीं है रूटीन कि लोग घर से खा के जाए। पर मैं ये कहता हूँ आप केवल ये है कि कहीं पे कुछ मिल रहा है और या कोई ऐड आपने टीवी में देख लिया तो आप बिल्कुल उस तरह का लाइफ स्टाइल करें, तो वो ठीक नहीं है। हाँ। आप आपका शरीर आपको खुद बताता है कि आपको क्या करना है। तो अगर आप उसके अनुसार चलें और हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप होटलों में नहीं खाएं, ठीक है, मेरा अपना सिस्टम है, मैं नहीं खाता हूँ, आप खाइए, पर वहाँ पर भी जा कर के अब रोज़ पिज़्ज़ा और बर्गर ही खाते रहें आप, है ना। खूब सारा फ्रूट्स खाइए, खूब सारी सलाद खाइए, सब्जियां खूब खाइए। आजकल के बच्चे सब्जियां तो खाते नहीं हैं, ये बात भी ये है तो ना? बात सही है। हाँ। बच्चों को बहुत होता है। मैंने आई हैव सीन बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो टमाटर अगर सब्जी में पड़ा होता है तो सब्जी को, वो टमाटर को निकाल के साइड में कर सही देते हैं, बात है। हाँ। है ना। तो सही बात है। ये इस तरह की बातें जो होती हैं तो ये नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक संभव है पहले तो योगा को अपनाइए, पर योगा अपने नहीं अपना सकते तो कम से कम घूमना तो जा ही सकते हैं। घूमने में कुछ आपको खर्च नहीं आता है। मतलब आई थिंक घूमना एक ऐसा वो है जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता और इंजरी कुछ नहीं होती है, जी। कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो आप एक दूसरे को देख के इंस्पायर भी होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे, मैं आप सीन कि 7-7 8-8 साल के बच्चे भी अपने ग्रैंडफादर्स के पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं। तो अगर आप देखें तो हाँ, ये भी अच्छा लगता है ना। और यह है कि शराब सिगरेट इनसे तो दूर रहना ही चाहिए। आज का समाज सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें जो तम्बाकू, मुँह का गुटखा, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल के बच्चे करते रहते हैं, है ना, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। सही। हमारा जो ट्रेडिशनल खाना था पहले का, है ना, जो हमारे दादा दादी माँ बाप खाते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी जीवन जिया है। मेरी मदर 93 इयर्स की एज में इस दुनिया से गई, एंड यू विल नॉट बिलीव कि वो मरने से 5 दिन पहले तक उन्होंने अपना सारा काम खुद किया। मतलब अपने नहाने के कपड़े खुद धोना, अपने लिए चाय बनाना, पहली चाय वो खुद बनाती थी, हैं, और मेरी मिसेस को भी देती थी। अरे क्योंकि वो उनको चाय अपने हाथ की पसंद थी, उनको किसी और के साथ की नहीं थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। थोड़ा सा शारीरिक श्रम तो बहुत ज़रूरी है ना? आपका तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किचन गार्डन इसको भी हम पूरा घुमाएंगे अपने व्यूअर्स को, इसीलिए हमने ये जगह भी ढूंढी कि हम यही बैठ के आज करेंगे, बिकॉज जो ग्रीनरी देखने को मिल रही है ना घर में वो बहुत अच्छी है। इसके पीछे तो मेरे ख्याल से आप दोनों का हाथ होगा। मोस्टली हम दोनों का हाथ है, इनका ज़्यादा है। हम हरी सब्जी रोज़ खाते हैं, ओके। मतलब इनवेरिएबली 12 महीने, और वो हमारे बगीचे से मिलती है हमको, हम हो बाहर जाती से है नहीं ना, फिर क्या खरीदते। करें तो बहुत बढ़िया। अपने बगीचे से हमको हरी पिराई के सब्जी टाइम मिलती पिराई है। हो जाती है। आजकल चौलाई बहुत हो रही है ना। हम कद्दू के पत्ते भी खाते हैं तो कद्दू के पत्ते भी हो रहे हैं। अरे वाह। मुझे याद है अजवाइन के पत्ते मुझे आपने सिखाए हाँ थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ अजवाइन का पत्ता मेरी मिलेगा। बालकनी में मेरे गमले में लगे हुए लगे हुए हैं, वही तो। तो ये इस तरह बातें से भी तो, बहुत ज़रूरी हो जाती है। और वाकई में हरियाली इतनी अच्छी है कि आंखों को तो देखी है, सुंदरता दे ही रही है, वो पूरे शरीर के ऊपर भी काम कर रही सही होती बात है है, तो हमारे। बात सही है। और जो बात सर ने बोली ना कि वॉकिंग के लिए देयर इज नो मनी रिक्वायर्ड, आपको केवल सुबह समय पे उठना है और सैर पे जाना है। मुझे लगता है मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं भी योगा के अलावा वॉक भी शुरू करूं। और आपका मोटिवेशन बहुत सारा है जो हमें दिख रहा है, और मेरे व्यूअर्स भी मुझे लगता है बहुत अभी खुश होने वाले हैं। तो मुझे ये भी जानना है कि आप लोग कहते हो कि आपको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और आप पहाड़ों में भी बहुत जाते रहते हो। आप मेरे ख्याल से अपना एक कोई एनजीओ भी रन कर रहे हो। एनजीओ, हाँ, मेरा उसके एनजीओ बारे है। में भी बताइए। मेरे फादर जो थे वो बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में
बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है हम। और सबसे पहला काम उनका ये था कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई स्कूल, बड़ा स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल उन्होंने स्टार्ट करवाया। उसके बाद प्राइमरी के बाद वहाँ पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र को बोलो तो लोस्तु बडियारगढ़ टिहरी जिले में कीर्तिनगर ब्लॉक है, तो उसमें ही लोस्तु बडियारगढ़ एक 2 पट्टियाँ हैं, हमारे यहाँ पट्टी बोलते हैं, है ना। जैसे तहसील से छोटा पार्ट ब्लॉक होता है, ब्लॉक से भी छोटा पट्टी। तो लोस्तु बडियारगढ़ क्षेत्र में जहाँ के 60 गाँव हैं, 60 विलेजेस, वहाँ पर कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं था। तो मेरे फादर ने उस ज़माने में वो स्कूल इस्टेब्लिश किया और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। मैंने अब उनके पास तो बहुत हम तो बहुत एक तरह से कहते हैं कि गरीब परिवार से हैं, तो उस ज़माने में मेरे फादर के पास पैसे तो थे नहीं, तो पिताजी लोगों से चंदा मांगते थे। तो उस ज़माने में शिक्षा का लोग इतना महत्व भी नहीं समझते थे, इम्पोर्टेंस नहीं थी, तो लोग उस पर ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने कंपलसरी कर रखा था कि हर घर से मुझे मिलना ही चाहिए। तो अगर सपोज आपने नहीं दिया तो आपके घर के आगे बैठ जाएंगे कि मैं तब तक आनंद नहीं लूँगा जब तक कि आपने कुछ दिया नहीं। वो कहते कुछ नहीं तो एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए, जो अनाज आपके घर में वो एक मुट्ठी अनाज, इस तरह उन्होंने वो किया। तो वो स्कूल इस्टेब्लिश किया। तो मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे लगा मेरे फादर ने इतना कुछ किया है, तो मैं उनकी याद में, अब याद से ज़्यादा ये था मेरे दिमाग में कि जो वो करते थे वो मैं भी कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने उनके नाम से एक संस्था का गठन किया, घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम लोग बाहर से कोई गवर्नमेंट से या किसी जो फंडिंग एजेंसीज होते हैं उनसे फंड्स नहीं लेते हैं। ओके। हमारे अपने फ्रेंड्स वगैरह जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं उसके आधार पे हम चलाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो गरीब बच्चे हैं उनको हम जो एजुकेशनल नीड्स उनकी होती हैं, जो पढ़ने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, किताब कॉपी, उनके स्कूल की ड्रेस, जूता, या बहुत ही गरीब परिवार से तो उनको स्कूल की फ़ीस। तो इस तरह का हम एक टिहरी ज़िले के लोस्तु बडियारगढ़ क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हैं। सन 13 में जो केदारनाथ की आपदा हुई थी जी। तो उससे हम सब लोग बहुत व्यथित हुए। हम लोगों ने आपस में ये सोचा कि कुछ करना चाहिए, और इसके लिए मेरी प्रेरणा जो थी मेरी बड़ी बेटी पूजा, उसने कहा पापा ये टाइम है कि आपको लोगों के बीच जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं उस क्षेत्र में गया। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर कि एक भी मेल पुरुष नहीं है, सब खत्म हो गए। तो फिर जब मैं केदारनाथ के क्षेत्र को मैंने गया तो मैं कुछ लोगों, मेरे पास कोई परिचय भी नहीं था वहाँ, वो क्षेत्र मेरे लिए पहले मैं गया भी नहीं था। एक बात बहुत पहले गया था घूमते हुए ऐसे ही, और मेरा किसी से मिलना नहीं था। तो मुझे अचानक मैं चढ़ाई चढ़ रहा था, बहुत थका हुआ था और मेरे पास वजन भी काफ़ी था, पीठ में लदा हुआ था। बह गया था ना उस समय, जगह हुई नहीं था और रास्ते नहीं थे, तो लिटरली मैं अपने जैसे कहते हैं ना कि जैसे जानवर चलते हैं, पाँव और हाथों के सहारे से पूरा रास्ता चला, ये हालत थी। तो एक यंग लड़की मुझे मिली, उसने कहा ताऊ जी आप बहुत थक गए हैं, झोला मुझे दे दीजिए। मैंने नहीं बेटे ये झोला तो मैं खुद ले जाऊँगा, बहुत इंसिस्ट किया उसने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे पास एक झोला और था छोटा सा जिसमें 1-2 किलो सामान था, तो मैंने कहा ये पकड़ लो आप। तो वो उसने वो पकड़ा, तो मैं उसके साथ, उसको आगे एक महिला मिली तो उसने कहा आपस में बातचीत हुई, दोनों रोने लगे। तो मैंने कहा क्या बात हुई? तो वो बुढ़िया ने बोला बेटा क्या होना, मेरा किस्मत फूट गई, मेरा दामाद ख़त्म हो गया केदारनाथ में, और उसकी एक बच्ची साथ में थी, करीबन वो रही होगी उस समय 6 साल की। ये उसकी बड़ी बेटी है और 2 बच्चे उसके। तो मुझे उससे बड़ा एक तरह से बहुत बुरा भी लगा, एंड लिटरली मैं भी उनके साथ रोने लग गया। तो मैंने मन में वहीं पे निश्चय किया, मेरे पास कोई दिमाग में नहीं था कि मैं क्यों आया हूँ और क्या करूँगा, और वहीं पे मेरे दिमाग में आया कि मैं इस तरह के बच्चों के लिए कुछ करूँगा। तो मैंने उसका परिचय वो पूछा कहाँ कौन से गांव की है। फिर मैं मेरी छोटी बहन जो है गोपेश्वर में रहती है, तो उसने एक कांटेक्ट मुझे दिया था कि भाई तू वहाँ जा रहा है तो उनसे मिलना।
तो मैं सीधा उनके घर पे गया, तो उसने मेरे लिए खाना बना रखा था, मैंने खाना खाया। पहली बार उस महिला से मैं मिला था। मैंने कहा भैया मुझे इस गांव ले चलो, है ना। तो किमाणा गांव वहाँ पर नाम है, तो वो किमाणा गांव में ले गई। मैंने वहाँ पर सुलोचना और कुशला, ये कुछ महिलाएं थी, उनसे मिला। फिर वही महिला मुझे क्या कहते हैं पठाली, डूंगर, ये 4-5 गांव में ले गए। तो फिर सबसे बातचीत करके उस टाइम पर मैंने वहाँ के जो 15 ऐसे परिवार थे जिनके की जो अर्निंग मेंबर्स थे वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने उनके 33 बच्चों को अडॉप्ट किया उस समय। ओके। तो एडॉप्शन का इन द मतलब ये नहीं था कि मैं उनको घर लाया, वो अपने घरों में रह रहे थे, पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया, और उनसे ज़्यादा मैंने अपने से प्रॉमिस किया कि इन बच्चों की जो भी एजुकेशनल नीड होंगी मैं उसको पूरा करूँगा। तो उनके कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस रादर, और उनके कपड़े, कॉपियाँ, वो सब कुछ मैं उनको अभी भी देता हूँ। ओके। अब वहाँ पर वो दोनों महिलाएं जो सबसे पहले मुझे मिली थी, कुशला और सुलोचना, तो अब मैंने उनके नाम से एक जॉइंट खाता खुलवा दिया। तो मैं जो भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पैसे भेज देता हूँ, वो खुद एसेस करती हैं नीड और फिर वो बच्चों को देती हैं। मैं भी जाता हूँ, पर यह है कि मैं फ्रीक्वेंटली नहीं जा पा रहा हूँ अपनी एज फैक्टर के साथ में। फिर एक जब से ये कोरोना काल हुआ तब से थोड़ा सा मेरी जो एक तरह मोबिलिटी है वो थोड़ा कम हो गई है, तो उसकी वजह से नहीं जा पाया। पर अभी भी इस तरह के करीबन कुछ बच्चे हैं, करीबन अब वो कुछ बच्चे तो इंटर करके बाहर निकल गए हैं, पर अभी भी वहाँ पर 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि मैं मदद कर रहा हूँ। और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है तो मेरे परिवार के ही बच्चे, मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो ही हम परिवार के लेते, कहीं बाहर से हम कोई ऐड नहीं लेते, कोई वो नहीं लेते। पर अभी मैं सोच रहा था कि मैं क्राउड फंडिंग इसके लिए करूं, पर मेरे परिवार के ही बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध हो गए कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं, आप बताइए किस तरह का चल रहा है। बहुत आई एम बढ़िया। डूइंग दैट। यानी कि जहाँ विचार अच्छे होना और मन में करने की वाकई में वो ताकत अपने आप आती जाती है और रास्ते भी बनते जाते हैं, और वो शायद आपकी इस बात सच से बात है। मेरे ख्याल से सब कोई मानेंगे इस बात को कि मन में अच्छे ख्याल रखो, किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचो, ईश्वर रास्ते जरूर निकालता है। बिल्कुल सही। और इतना ही नहीं है, आप अगर किसी के लिए सोचते भी हैं ना, तो अगर आप इतना सोचते हैं तो वो आपको जितना आप सोचते हैं उससे दुगना वो आपके लिए सोचते हैं। जी जैसे कहते हैं ना कि रेसिप्रोकेट करना, हाँ जी। है ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग एक अस्कोट से आराकोट एक पद यात्रा होती है, जी ये 45 दिन की यात्रा होती है, और इसको बेसिकली डॉक्टर शेखर पाठक हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे, और एक तरह से उनको कह सकता हूँ मैं कि इज़ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ओके। हाँ, तो वो लोग कर रहे थे। मैंने भी आज से 10 साल पहले उस यात्रा में उनके साथ ज्वाइन किया। तो हम लोग साथ चल रहे थे, और ये था कि हम लोग ओली बुग्याल होते हुए, और जब हम यहाँ पर आए किमाणा में, तो मैंने किमाणा से पहले उनसे कहा कि मैंने कहा थोड़ा किमाणा में चलते हैं। मेरा स्वार्थ ये था कि मैं उन महिलाओं से 5-6 महीने से नहीं मिला था, तो मैं मिल भी लूँगा और जान लूँगा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर चलिए। वहाँ पर चले गए हम लोग। तो हमारी जो भी उन्होंने बातचीत करनी थी, क्योंकि उनका मिशन होता है कि भाई गांव में क्या प्रगति पिछले 10 साल में, वो हर 10 साल में होती है यात्रा। और 10 साल में वो ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि 10 सालों में समाज में, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुआ, क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या अच्छाइयाँ हुई हैं, क्या खराबियाँ आई हैं। तो इस तरह से उन्होंने चर्चा करी। उसके बाद हम चलने लग गए। इतने में किसी का फ़ोन आया कि कहीं से खाने की व्यवस्था किसी और जगह थी, क्योंकि अब जब हम पदयात्रा करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता है ना, लिमिटेड मनी होता है, तो उससे नहीं हो सकता कि हम होटलों में खाना खाएं, होटलों में ठहरें। तो वहाँ पर पता चला कि साहब जिन्होंने खाने का प्रबंध कर रखा था वो तो खुद ही नहीं है वहाँ पर। तो डॉक्टर शेखर पाठक ने मेरे पास कहा कि जोशजू, खाने के लिए तो वहाँ पर कुछ है नहीं प्रबंध, क्या हो सकता है। मैं पूछता हूँ, मैंने वहीं पर महिलाओं से बात की उन्हीं के सामने। मैंने बेटे हमारे खाने का भोजन का प्रबंध हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो मैंने बेटे पर हम एक घर का खाना नहीं खाएंगे,
पूरे गांव से एक एक मुट्ठी अनाज आना चाहिए कि ज़रूर होगा। आप विश्वास कीजिए कि हमने ये बात करीबन 6 बजे की करीब की बात रही होगी जब वहाँ से उठ रहे थे। 8 बजे 2 घंटे के अंदर उन्होंने पूरे गांव से राशन इकट्ठा किया, हमारे लिए बनाया, हमको खिलाया और खाली खिलाने एक एक करछी घी भी दिया। मतलब दाल सी सब्जी थी। और वो लोग सब जितने हमारे साथ यात्री दल के लोग थे वो सब सरप्राइज कर गए कि हाउ इट हैपन, ये कैसे पॉसिबल है कि एक अनजान गांव में हम गए और इस तरह से। अब एक तो ये होता है ना कि प्री इंटीमेशन हो, है ना, कोई प्री इंटीमेशन नहीं है, उसके बावजूद जो है लोगों ने इतने बढ़िया ढंग से कर लिया। तो ये मैं कहता हूँ कि अब ये देखें ना, ये लोग भी 20 थे। हाँ, हम लोग भी नहीं थे, 20 से ज़्यादा थे। हम करीबन 30-35 लोग थे। अरे बाप रे। 35 लोगों का खाना उन्होंने 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे के बीच में बनाया, खिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना देते हैं ना उससे ज़्यादा मिलता है, समाज आपको देता है। सही। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैम जब सर ऐसे यात्राओं पर जाते हैं या जैसे ये ट्रैक भी करते हैं, जो अभी इन्होंने रीसेंट ट्रैक किया 11,000, मतलब सोच के भी मैं 4 बार सोच के भी मुझे हिम्मत नहीं आ रही। तो आप उस समय फिर मोटिवेटेड रहते हो भेजने के लिए? नहीं, मैं तो हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ। मैं जाऊँ आप मुझे बोलो या ना बोलो, लेकिन आप जाओ। पर लेकिन मैं अगर इनके साथ जाती हूँ तो जाती हूँ, सभी जगह जाती हूँ। हाँ, इन्होंने काफ़ी ट्रैक मेरे साथ लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं न जाऊँ, लेकिन अगर चली गई तो पूरा ट्रैक करती हूँ। तो आप भी पूरा ट्रैक करती हूँ। हाँ, कई जगह मेरे साथ गए। जहाँ गई तो पूरा ट्रैक ही किया। तो फिर आपके हिसाब से, मतलब ये शायद मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन होने वाला है कि आज की जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि कहाँ पे कमी हो जा रही है? क्या पेरेंट्स की तरफ से कहीं कुछ रह गया कि प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है? प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है कि हैं, पर सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि आपका इतने समय का एक्सपीरियंस है तो वो काउंट करता है। बस एक ही बात मैं कहती हूँ कि इसके लिए मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि मतलब एक अगर गुस्से में है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, दूसरा गुस्से में, मतलब आपस की समझदारी यही है कि देखो हर घर में होता है, कहीं किसी बात पे भी वो हो जाती है, बात बन जाती है, लेकिन एक समय में एक व्यक्ति चुप हो जाए और बाद में रियलाइजेशन उसको होती है जो बोलता है, तो आपस में तब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर दोनों पक्ष बोलेंगे तो कहीं कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो एक पक्ष को तो चुप रहना ही चाहिए। उस समय आपस की अंडरस्टैंडिंग यही होती है। बाद में मतलब जब आदमी शांत हो जाता है तो उसको लगता है आपस में वो बात हो जाती है, उसमें फिर कोई दुराव मनमुटाव वगैरह नहीं रह जाता है, सहमति बनानी पड़ती है। वो तो है ही। जहाँ प्यार भी है, देखो प्यार भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। प्यार अलग चीज़ है कि मतलब वो होता है एक समय में, मतलब लेकिन जब झगड़े होते तब कहाँ प्यार रह जाता है ना उस समय। तो लेकिन सहमति बननी, आपस की समझदारी यही है कि एक दूसरे के साथ सहमति बननी ही चाहिए और बनानी ही चाहिए, तभी आगे जा कर के बन सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना। सही बात है। और जब पेरेंट्स आपस में ऐसे मिलके रहेंगे तो हाँ, बच्चों के ऊपर पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं या नहीं, वो अपने आप सीखते हैं, हमारे से वो अपने आप सीखते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम सही से रहते हैं तो उनको बताने की ज़रूरत थोड़ी होती है कि ऐसे रहना है ऐसे रहना नहीं, खुद ब खुद सीखते हैं वो तो इसलिए जो है अगर हमारा अच्छा आपस में रहेगा तो बच्चे भी अपने आप सीखते हैं आगे जा कर के। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मतलब ये होता ही है। सर, आपके हमारे व्यूअर्स के लिए चलते चलते फाइनल वर्ड्स? जितना अधिक से अधिक हो सके नेचर के साथ मिलके चलिए। अगर एक शब्द में कहूँ तो प्रकृति के साथ हमारी सारी समस्याओं का, चाहे पारिवारिक क्लेश हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य संबंधी हो, उसका मेन कारण है कि हम प्रकृति से दूर हो गए। तो अगर इन सब से हटना है तो लेट अस गो टूवर्ड्स द नेचर, प्रकृति के साथ के पास जाएं और प्रकृति से जुड़ें, है ना। और नेचर आपको स्वयं सिखा देता है सब कुछ। ये बात एकदम सही बोली है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि गो क्लोज टू नेचर, वो हमारे रूट्स हैं, हम पूरे के पूरे बने ही नेचर के हैं। और मैं बाय द वे आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ। अभी जब मैं उधर जा रहा था, ये जिस
तुंगनाथ वाले ट्रैक पे हम चल रहे थे। बहुत सारे यंगस्टर्स, बिल्कुल यंग बच्चे 20-20, 22-22 साल के साथ चल रहे थे। वहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे कि बुग्यालों में मत जाइए, आपके लिए जो रास्ता बना है उस पर चलिए। और आप विश्वास कीजिए, मेरा आधा से ज़्यादा एनर्जी इस बात पे ही ख़त्म हो गई कि मैं लोगों से झगड़ता रहा कि आप क्यों आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे बच्चों की हैं। डांट इससे खाते। आपके चलने से वो जो बुग्याल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। वहाँ पर अब जितनी तुम वो डाल जो है रहे फिर हो। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। मैं बार बार उनको डांट भी रहा हूँ, कई बार तो मैं बुरी तरह से गुस्से में, पर फिर भी अब भाई इस बार चलने दीजिए, इस बार चलने खा दीजिए, रहे पी है रहे ना? सब वही फेंक रहे तो है ना? आप बच्चे लोग लोग। जाते हैं प्रकृति के बाद, वहाँ जा रहे हैं, शराब की बोतलें वहाँ पड़ी हैं। हाँ इकट्ठी हो रखी। क्या है, अपनी पूरी गंदगी वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। मैंने और मेरी जो छोटी पोती है उन्होंने कोशिश की है कि जितना भी गार्बेज पड़ा हो, मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे हम उठाते हुए नीचे लाए। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति से जुड़ना और प्रकृति के सानिध्य में रहना, ये सबसे, अब मैं तो इस अवस्था में कह सकता हूँ कि मैंने जो स्वस्थ जीवन पाया वो इस प्रकृति की वजह से पाया है। और ये जो बात सर ने बोली है ना, उसको मैं भी बहुत बोलती हूँ, प्लीज मत जाइए उन हाँ, पहाड़ों में बिल्कुल। अगर आपसे सफाई नहीं बर्दाश्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनका सही। सम्मान करिए, अपने साथ पैकेट्स रखिए ताकि आप, और जो सबसे बड़ी बात सर ने बोली कि जो रास्ता बना हुआ है उसको फॉलो करना है, आपके लिए बना के दिया हुआ है। प्लीज डोंट लिटर, प्लीज इधर उधर जाके ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करिए। एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति को सम्मान देने की ज़रूरत है। और मेरे आज आईडी कपल्स के साथ मैं बैठी हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं सच्ची बात बताऊँ व्यूअर्स, जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो मैं यहाँ से खूब सारी आज लेके जाने वाली हूँ। तो आप दोनों को बहुत बहुत आपका बहुत बड़ा बड़ापन है जो कि आप इस तरह से ले रही हैं इस बात को। वाकई हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, आप आई, आपसे बात हुई। और कभी हमने मौका जाना मिले तो कि हमारे आगे- साथ घूमने चलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हफ्ते में कई बार यहाँ से राजपुर से सेंसाई आश्रम से मसूरी झड़ी पानी पे तक पैदल जाते ट्रैक करते हैं। अरे वाह, मैं भी वॉक शुरू करती हूँ। ये काम भी ये करेंगे। काम भी करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपका। कहा था ना हमने आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक दोनों ही होने वाला है। एक एनजीओ को रन करना बिना किसी फाइनेंशियल या गवर्नमेंट एड के, क्योंकि करना है तो राह स्वतः बने। यदि मन में साफ दिल से इच्छा रख स्वयं को समर्पित कर दे। याद रखें, प्रकृति के साथ जीने की बात की है मिसेस एंड मिस्टर जोशी ने, परंतु जिन बातों से उनका और हमारा मन खिन्न हुआ, करबद्ध प्रार्थना है ऐसा कदापि ना करें। नदियों को, पहाड़ों को सुंदर रहने दें। जय हिंद।